हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मुथा बुरट। बेटा हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम कर रहे थे भाई कस्टम का रिवीजन फ्रॉम समरी बुक। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। बेटा चैप्टर नंबर 2 जो किससे रिलेटेड है? यहाँ पे टाइप्स ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इन टैरिफ। तो बेटा ये जो चैप्टर है इसमें मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। तो ये जो पीडीएफ जिसे मैं पढ़ा रही हूँ ये आपके डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी रहेगा और अपडेटेड समरी बुक में भी मैंने अपडेट करके वेबसाइट पे डाला है, तो आप वहां से भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ इस चैप्टर में मैंने समरी बुक में थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हम इस वीडियो में करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ड्यूटी और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इन अ टैरिफ। अब भाई इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, कौन कौन सी ड्यूटी लगती है यहाँ पे ये बात है। सबसे पहले तो लगता है भाई बेसिक कस्टम ड्यूटी। मैम हमें पता है रेट्स कहाँ दिए हुए हैं, हमने देखा था सीटा में दिए हुए हैं। कहाँ? शेड्यूल 1 है बेटा, वहां पे इंपोर्ट के रेट्स दिए हुए हैं और शेड्यूल 2 है, वहां पे एक्सपोर्ट के रेट दिए हुए हैं। तो पहली ड्यूटी जो लगती है वो क्या बात हुई? बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है। इंपोर्ट पे भी लगती है, एक्सपोर्ट पे भी लगती है और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रेट्स दिए हुए हैं शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में। नेक्स्ट ड्यूटी आई मैम एडिशनल कस्टम ड्यूटी। एडिशनल कस्टम ड्यूटी बेटा यहाँ पे भाई अब इतना ज्यादा इसका रिलेवेंस नहीं है, इसलिए आपके मॉड्यूल में भी बहुत ही कम पोर्शन है और हम भी शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं जितना अभी एप्लीकेबल है। क्यों इतना रिलेवेंस नहीं बेटा? अब एक्साइज हो गया, वैट हो गया, बहुत ही कम प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशनल ड्यूटी का भी बहुत कम रिलेवेंस रह गया है। एडिशनल कस्टम ड्यूटी पर मैम लगती कब है? दो पढ़ेंगे, 3(1) की पढ़ेंगे, 3(5) की पढ़ेंगे। 3(1) की एडिशनल ड्यूटी कब लगती है यहाँ पे देखेंगे। भाई मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया कुछ, वैसा ही गुड्स अगर इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है या मैन्युफैक्चर हो रहा है तो क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगता था। तो जब मैं वैसा सिमिलर यहाँ पे लाइक प्रोडक्ट इंपोर्ट करूंगी तो उस पे भी क्या लगेगा? एडिशनल ड्यूटी लगेगा, एडिशनल ड्यूटी लगेगा, ठीक है। एडिशनल ड्यूटी यहाँ पे किसको काउंटर बैलेंस करता है? यहाँ पे एक्साइज को, 3(1) वाला, और 3(5) वाला वैट वगैरह है उसके लिए है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एडिशनल ड्यूटी अगर मैंने यहाँ पे क्या अल्कोहल इंपोर्ट किया है, अल्कोहल इंपोर्ट कर रहा है भाई, इंडिया में अल्कोहल बन रहा है तो उस पर भी एक्साइज ड्यूटी लग रहा है। तो जब मैंने अल्कोहल इंपोर्ट किया तो उस पर भी एडिशनल ड्यूटी लगेगा। किस रेट पे भाई? It is payable at the rate notified by the central government। एक्साइज ड्यूटी में क्या है? जो भी रेट नोटिफाई करेगा यहाँ पे गवर्नमेंट उसके हिसाब से एडिशनल ड्यूटी लगेगा। सीवीडी मतलब एडिशनल ड्यूटी। सो एडिशनल ड्यूटी इज पेबल एट द रेट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अल्कोहल नहीं है, कोई और प्रोडक्ट है, कोई और प्रोडक्ट है इंडिया में बन रहा है। जब मैंने प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर किया तो इंडिया में एक्साइज ड्यूटी लग रहा है। सेम जब मैं इंपोर्ट करूंगी, इफ द लाइक आर्टिकल जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर हो रहा है और उस पर एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, तो जब मैंने यहाँ पे आर्टिकल इंपोर्ट किया तो उस पर किस रेट से लगेगा? एज मेंशन इन सीटा, सीटा में जो भी मेंशन है उस रेट से लगेगा यहाँ पे बेटा। और अगर यहाँ पे लाइक आर्टिकल इंडिया में प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है बट अगर प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर होता तो क्या एक्साइज ड्यूटी लगती? उस रेट पे सीवीडी इज पेबल एट द एप्लीकेबल रेट टू द ऑफ द गुड्स ऑफ सेम क्लास और डिस्क्रिप्शन पे जो लगता वो लगता। तो यहाँ पे आपको मेन जो याद रखना है वो क्या है? अल्कोहल अगर आपने इंपोर्ट किया है तो उस केस में जो भी रेट में यहाँ पे नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो रेट लगेगा। और अगर अल्कोहल नहीं है, कोई और प्रोडक्ट है, तो जो भी रेट मेंशन है सेम प्रोडक्ट पे जो भी रेट लगेगा वो लगेगा। अगर यहाँ पे लाइक प्रोडक्ट नहीं है तो सेम क्लास और डिस्क्रिप्शन का प्रोडक्ट है तो वो रेट लगेगा, ठीक है। 3(1) सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अब 3(5) बेटा, 3(5) किसको काउंटर बैलेंस करता है? सेल्स टैक्स, वैट, लोकल टैक्सेस, अदर चार्जेस। 3(1) किसके लिए था? एक्साइज के लिए। 3(5) किसके लिए? सेल्स टैक्स, वैट, लोकल टैक्सेस और एनी अदर चार्जेस फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। मैंने ये रेगुलर बुक निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रेट नोटिफाइड है, रेट नोटिफाइड है गवर्नमेंट का, मैक्सिमम रेट क्या हो सकता है? 4%। अगर उससे कम रेट नोटिफाइड है तो जो भी रेट नोटिफाइड गवर्नमेंट करेगा उसके हिसाब से लगेगी एडिशनल ड्यूटी 3(5) की। और अगर रेट नोटिफाइड नहीं किया है गवर्नमेंट ने तो मैक्सिमम 4%, 4% के हिसाब से एडिशनल ड्यूटी लग जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं दिया है तो अज्यूम करके 4% लगा सकते हो, एज्यूम करके 4% लगा सकते हो, ठीक है। तो ये 3(1) की हुई, 3(5) की हुई। बेटा एक 3(3) भी ड्यूटी थी, मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, बिल्कुल उसका कुछ खास रिलेवेंस रह नहीं गया है क्योंकि, ठीक है, पर पढ़ लेते हैं मेन बुक से। countervailing duty under 3(3) special additional duty under subsection 3 is to counterbalance excise duty leviable on raw material component। excise duty अगर imported article पे नहीं लग रही, उसके raw material component integrants पे लग रही है of the same nature or similar those used in production or manufacture of imported goods, then the central government can levy such duty if it is satisfied is necessary in the public interest to do। ठीक है, so बहुत ज्यादा relevance नहीं है। additional duty किस किस की पढ़ी हमने? 3(1) की पढ़ी, excise को counter balance कर रही है यहाँ पे, फिर उसके बाद 3(5) की पढ़ी जो कि किसको कर रही है बेटा? यहाँ पे वैट हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, लोकल टैक्स
टैक्सेस हो गए, उसको काउंटर बैलेंस मैक्सिमम उसका रेट 4% होता है, एंड 3 क्या है, रॉ मटेरियल पे एक्साइज ड्यूटी लग रही है, उसको काउंटर बैलेंस करते हैं। अब ये सेक्शन 2 पढ़ा जो बीसीडी लेवी कर रहा है, यहाँ पे बीसीडी की बात कर रहा है, सॉरी। देन सेक्शन 3 पढ़ा हमने, एडिशनल ड्यूटी की बात हुई। देन सेक्शन 4 प्रेफरेंशियल रेट की बात कर रहा है। प्रेफरेंशियल रेट मतलब क्या हुआ भाई, एक तो होता है रेगुलर रेट, नॉर्मल रेट, एक होता है प्रेफरेंशियल रेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू पावर टू नोटिफाई प्रेफरेंशियल एरिया, वो बताएंगे कि भाई कौन से एरिया प्रेफरेंशियल एरिया है, वहां से हम इंपोर्ट करते हैं तो क्या लगता है बेटा, प्रेफरेंशियल रेट लगता है, प्रेफरेंशियल रेट लगता है। ड्यूटीज पेबल एट प्रेफरेंशियल रेट इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स बीइंग प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर इन प्रेफरेंशियल एरिया। तो मैंने गुड्स कौन से खरीदे भाई, प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर हुए थे प्रेफरेंशियल एरिया से, वहां से इंपोर्ट किए, तो रेगुलर रेट नहीं लगेंगे, जो प्रेफरेंशियल रेट दिए हुए वो लगेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई द रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन प्रेफरेंशियल एरिया, इसके गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड सेंट्रल गवर्नमेंट में रिड्यूस और इंक्रीज और डिसकंटिन्यू प्रेफरेंशियल रेट, गवर्नमेंट यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे गवर्नमेंट के पास पावर है, वो रिड्यूस कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है, डिसकंटिन्यू कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। If preferential rate is increased, then it should not exceed the normal rate. Obviously, maximum कितना जा सकता है, वो normal rate तक के जा सकता है। तो preferential area से import करेंगे तब क्या rate लगता है बेटा, preferential rate लगता है, ठीक है। अब lower rate और duty under trade agreement, central government में notify lower agreement between government of India and foreign government, lower rate agreement हो सकता है यहाँ पे। central government में notify the रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड इन फॉरेन एरिया, तो यहाँ पे बेटा कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट के हो सकते हैं, एग्रीमेंट्स वगैरह हो सकते हैं जिसमें वहां पे पावर रहे, तो उसमें क्या कर सकती है गवर्नमेंट, लोअर रेट भी लगा सकती है, ठीक है। तो अब ये तो हमारी क्या हो गई, बेसिक कस्टम ड्यूटी पढ़ा हमने, एडिशनल कस्टम ड्यूटी पढ़ा, फिर हमने प्रेफरेंशियल रेट का कंसेप्ट पढ़ा और लोअर रेट पढ़ा। अब बेटा कुछ स्पेशल यहाँ पे जो अलग अलग ड्यूटीज है हमने पढ़ी थी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये सारी अलग अलग हमने पढ़ी थी। अब इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लोगों को यहाँ पे सब कंफ्यूजन भी होता है, जैसे मैंने बोला था कि एक चार्ट में हम इसको समराइज करके पढ़ेंगे, तो अभी हम यहाँ पे इसको चार्ट से रिवाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ी थी बेटा प्रोटेक्टिव ड्यूटी। प्रोटेक्टिव ड्यूटी क्या क्या चीजें हैं अलग अलग बेटा, सबसे पहले हम इन सभी में क्या चीजें देखेंगे, कौन लेवी करता है, क्या कंडीशन है भाई, ये सारी ड्यूटी हर प्रोडक्ट पे नहीं लगती जो इंपोर्ट करते हैं, कुछ यहाँ पे स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, देखेंगे क्या क्या रहेंगे, तब ये ड्यूटी लगती है, क्या रेट रहेगा ड्यूटी का, क्या प्रोविजनल लेवी पॉसिबल है, इसमें ड्यूरेशन क्या है, कितने दिनों के लिए गवर्नमेंट जाएगी लेवी करेगी, रिट्रोस्पेक्टिव क्या हम जा सकते हैं, क्या इसके लिए कोई रूल्स बनाए गए हैं, क्या यहाँ ईओयू को कुछ एग्जेम्पशन है, इफेक्ट्स ऑफ लेवी, एंड यहाँ पे हम ये सारी चीजें क्या है हर एक ड्यूटी की पढ़ेंगे। कंपैरेटिव पढ़ो, क्या होता है कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि भाई इसमें क्या ड्यूरेशन था, इसमें क्या ड्यूरेशन था, किसमें प्रोविजनल लेवी है, किसमें नहीं है, एंड ऑल दैट। तो यहाँ कंपैरेटिव ये चार्ट एग्जाम के पहले सुबह देख के जाओगे तो भी याद रहेगा बेटा। कुछ चीजें क्या होती है समझने से ज्यादा याद रखने की होती है, तो ये भी मेमोराइज करने के लिए कंसेप्ट समझो, बट लास्ट में देख के जाना तो कंफ्यूजन नहीं होगा। कुछ चीजें बिल्कुल ऐसे याद रखो कि भाई ये लास्ट मोमेंट देख के जानी, वो मैंने आपको क्लासेस में बताया हुआ है कि हमको सुबह क्या क्या देख के जाना है, तो उसमें से एक ये भी है, ठीक है। सो फर्स्ट इज प्रोटेक्टिव ड्यूटी। कौन कौन लगाता है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है ऑन रिकमेंडेशन, टैरिफ कमीशन रिकमेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। जब भी यहाँ पे टैरिफ कमीशन को लगता है कि भाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री स्टैब्लिश्ड इन इंडिया, तो वो रिकमेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लगाएगा, प्रोटेक्टिव ड्यूटी। रेट क्या होगा भाई, रेट जो टैरिफ कमीशन डिसाइड करेगा, रेट जो टैरिफ कमीशन यहाँ पे डिसाइड करेगा वो रेट रहेगा बेटा, और यहाँ पे रिट्रोस्पेक्टिव लेवी वगैरह नहीं हो सकती है, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव ड्यूटी में आपको खाली कितना याद रखना है, आपको प्रोटेक्टिव ड्यूटी में खाली बेटा इतना याद रखना है कि कौन लगाएगा, टैरिफ कमीशन रिकमेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि लेवी करेगी प्रोटेक्टिव ड्यूटी। कब करेंगे, जब उनको लगेगा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उस बेसिस पे क्या किया जाएगा, प्रोटेक्टिव ड्यूटी लेवी की जाएगी। सेफगार्ड ड्यूटी भी कौन लेवी करता है भाई, लेवी तो सारी ड्यूटीज एक्चुअली यहाँ पे जो भी ये स्पेशल ड्यूटी कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सो सेफगार्ड ड्यूटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करेगी, लेवी करेगी। कब करेंगे भाई, कब करेंगे, तो जब ऐसा हुआ कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, इंक्रीज्ड क्वांटिटी में इंपोर्ट हो रहा है, जिससे क्या हो सकता है, थ्रेट हो सकता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। सो to avoid import of increased quantity and in condition to cause serious injury टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, कौन सी ड्यूटी लगेगी बेटा, सेफगार्ड ड्यूटी लगेगी। क्या रहेगा, जो भी इंजरी होगा उतना आपका सेफगार्ड ड्यूटी मैक्सिमम लग सकता है। कितने दिन के लिए वैलिड रहता है, 200 डेज। प्रोविजनल लेवी जो हो सकता है, अगर यहाँ पे अभी गवर्नमेंट को लगा कि भाई एकदम से यहाँ इंक्रीज इंपोर्ट होने वाला है, फटाफट क्या करेगी, वो यहाँ पे प्रोविजनल लेवी कर देगी। फाइनल डिसीजन लेने के पहले एक बार प्रोविजनल लेवी कर सकते हैं, और 200 दिन के लिए यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, प्रोविजनल यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे
इनफोर्स रहेगा, उसके बाद फाइनलाइज आपको करना ही पड़ेगा। कितने दिन के लिए लेवी कर सकती है? एक बार में तो 4 साल के लिए लेवी करेंगे, उसके बाद उनको लगता है कि नहीं यहाँ पे जरूरी है, यहाँ पे इंजरी हो रहा है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री यहाँ मेजर्स भी ले रही है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन पॉसिबल है मैक्सिमम 10 साल तक के लिए, मैक्सिमम 10 ईयर्स तक के गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी, सेफ गार्ड करेगी इंडियन इंडस्ट्री को। कुछ रूल्स इसके लिए बने हुए हैं, आपको रूल्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। एग्जेम्पशन बेटा इसके लिए मैं एक बार मेन बुक यहाँ पे खोलूंगी। यस, एग्जेम्पशन फ्रॉम सेफगार्ड ड्यूटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे खोला है। इस पे हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी किया था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। कब एक सेफगार्ड ड्यूटी से एग्जेम्पशन मिलेगा? अब अगर मैं आर्टिकल कहां से बुलवा रही हूँ, डेवलपिंग कंट्री से बुला रही हूँ, ठीक है। आर्टिकल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री, जब तक कि उसका शेयर ऑफ इंपोर्ट कितना नहीं है बेटा, 3% से ज्यादा नहीं है टोटल इंपोर्ट से, टोटल इंपोर्ट के 3% से ज्यादा नहीं है, तो क्या रहेगा, एग्जेम्पशन रहेगा, सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी। सेकंड, आर्टिकल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पे 2-3 अलग अलग डेवलपिंग कंट्री से मैंने यहाँ पे क्या किया, इंपोर्ट किया है, तो उस केस में एग्जेम्पशन रहेगा so long as the aggregate import from developing country each with less than 3% share taken together does not exceed 9% of total import of that article, तो सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगा। तो इंडिविजुअल कंट्रीज पे, डेवलपिंग कंट्री पे 3% का यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, और सारे डेवलपिंग कंट्री से मिला के अगर 9% से ज्यादा नहीं है तो क्या लगेगा बेटा, सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगा। और अगर इंपोर्ट कौन कर रहा है, ईओयू 100% ईओयू और यूनिट इन एसएजेड कर रही है, तो भी सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगा, बट लगेगा 2 केसेस में लगेगा, ईओयू एसएजेड में। कब? अगर स्पेसिफिकली उनको यहाँ पे मेड एप्लीकेबल कराया है तो, या तो फिर उन्होंने क्या किया, इंपोर्ट किया, एज सच डीटीए में क्लियर कर दिया तो लगेगा, या उन्होंने इंपोर्ट किया, यूज किया मैन्युफैक्चर में, जो डीटीए में क्लियर किया, तो उतने पोर्शन पे सेफगार्ड ड्यूटी लगेगा, उतने पोर्शन पे सेफगार्ड ड्यूटी लगेगा। सो यहाँ पे ये हमने डिटेल में पढ़ लिया, एग्जेम्पशन इंपॉर्टेंट था, मेन बुक से पढ़ाया वो मैंने आपको। और ये जो ड्यूटीज होती है बेटा, सारी ड्यूटी इन एडिशन टू जो बाकी हमारी ड्यूटीज हैं उनके एडिशन पे स्पेशल पर्पज है, एक एक ड्यूटी का अलग अलग स्पेशल पर्पज है। तो 2 देखा, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, ये दोनों भी केस में बेटा रिट्रोस्पेक्टिव लेवी क्या है, पॉसिबल नहीं है। अब थर्ड ड्यूटी आएंगे, सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल। अब आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्सिडी मिल रही है आपके यहाँ पे, ये क्या हुआ है, यहाँ पे हो सकता है एक्सपोर्टिंग कंट्री ने क्या कर दिया, सब्सिडी दे दिया, बोला इंडिया में भेजो बेचो, मैं आपको सब्सिडी देता हूँ। तो CVD on subsidized article which is also levied by central government, import from any country territory which pays any subsidy on manufacture, production, exportation or transportation of that article। अब यहाँ पे यूएस ने क्या बोला, भाई इंडिया में बेचो, एग्जांपल है, हाँ, इंडिया में भेजो, इंडिया में बेचोगे तो मैं क्या दूंगा बेटा आपको, मैन्युफैक्चर में, प्रोडक्शन में, एक्सपोर्ट में या ट्रांसपोर्टेशन में, कोई भी टाइप की सब्सिडी हो सकती है, मैन्युफैक्चर पे हो सकती है, प्रोडक्शन पे हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन पे सब्सिडी हो सकता है, किसी भी चीज पे हो सकता है। पर यहाँ पे क्या करो आप, इंडिया में भेजो, मैं सब्सिडी देता हूं, तो उस केस में भाई हमारे यहाँ पे तो अगर सब्सिडी मिलेगी, यहाँ पे सब्सिडी आ गया, आर्टिकल सस्ता आ गया, इंडिया की इंडस्ट्री को फिर से दिक्कत, तो उस केस में क्या किया जा सकता है, यहाँ पे लगा सकते हैं ड्यूटी। और मैक्सिमम ड्यूटी कितनी लगेगी बेटा, जो भी सब्सिडी मिली है उतनी ड्यूटी लग जाएगी, सब्सिडी है उतनी लग जाएगी। प्रोविजनल लेवी क्या पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। और उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम कितने दिन के लिए रहेगी बेटा, 5 इयर्स के लिए रहेगी, और उसे भी एक्सटेंड किया जा सकता है, और 5 इयर्स से मतलब टोटल 10 इयर्स इन फोर्स रह सकते हैं। क्या रिट्रोस्पेक्टिव लेवी पॉसिबल है? यस, सब्सिडी अगर मिली होगी, यहाँ रिट्रोस्पेक्टिव लेवी भी पॉसिबल है। कितने दिन तक जा सकते हैं पीछे, 90 डेज, 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन यहाँ पे पीछे जा सकते हैं। और इसके लिए भी कुछ रूल्स बने हुए हैं बेटा, रूल्स का नाम याद रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ पे कोई एग्जेम्पशन वगैरह स्पेसिफाइड नहीं है। दिस ड्यूटी इज ऑल्सो इन एडिशन टू एनी अदर ड्यूटी। क्या है भाई, सब्सिडी दी गई, किस चीज पे दी गई, मैन्युफैक्चर में, प्रोडक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में, यहाँ एक्सपोर्टेशन में, किसी में भी सब्सिडी दी गई। एक्सपोर्ट वाले कंट्री ने सब्सिडी दिया तो फिर इंडिया में आएगा, सस्ता हो जाएगा, फिर से इंडियन इंडस्ट्री को दिक्कत होगी, तो इसलिए यहाँ पे लगाई जा सकती सब्सिडी ड्यूटी। सब्सिडी है यहाँ पे सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल, और वो ड्यूटी जो रहेगी बेटा कितने दिन के लिए फोर्स पे रहेगी, 5 इयर्स प्लस 5 इयर्स, मैक्सिमम 10 इयर्स फोर्स पे रहेगी। रिट्रोस्पेक्टिव 90 डेज जाया जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे रिट्रोस्पेक्टिव 90 डेज जा सकते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल। एंड लास्ट इज बेटा एंटी डंपिंग ड्यूटी। स्पेशल ड्यूटीज में लास्ट 9A सेक्शन में पढ़ेंगे, ये बेटा सेक्शन नंबर्स भी सबके यहाँ दिए हुए हैं। 9A में क्या है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। कौन लेवी करता है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट। मैम लेवी कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। वेयर एन आर्टिकल एक्सपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री or territory to India at less than its normal value, then in that case anti-dumping duty will be levied, and which will be equal to what, margin of dumping or injury margin whichever is lower। margin of dumping और इंजरी मार्जिन whichever is lower देखेंगे हम अभी। ये मार्जिन ऑफ डंपिंग और इसका यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, ये हम देखते हैं। एक बार पहले ये चार्ट कंप्लीट कर लें।
प्रोविजनल लेवी क्या पॉसिबल है? हाँ जी पॉसिबल है। ड्यूरेशन क्या है? 5 इयर्स प्लस मैक्सिमम एक्सटेंशन यहाँ कितना दिया जा सकता है? 5 इयर्स का। रिट्रोस्पेक्टिव लेवी पॉसिबल है? यस जी, 90 डेज का रिट्रोस्पेक्टिव लेवी भी यहाँ पे क्या है बेटा? पॉसिबल है, पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी कितनी लग सकती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी बेटा हमने इस पे किए थे, केस स्टडीज भी की थी, यहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ा था, यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं तो केस स्टडीज वगैरह नहीं लेंगे। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या बेटा? मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन विच एवर इज लोअर। मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन विच एवर इज लोअर। क्या हुआ है? आर्टिकल एक्सपोर्ट करके इंडिया आया, इंडिया में मैंने इंपोर्ट किया, लेस देन इट्स नॉर्मल वैल्यू, उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है उससे कम में किया गया है, डंपिंग हो गई भाई, डंपिंग हो गई। तो एंटी डंपिंग कितनी लगेगी? जितना भी मार्जिन ऑफ डंपिंग है या जो मेरी इंडस्ट्री को यहाँ पे इंजरी हुआ है, जो भी कम है। अब ये डायग्राम से समझेंगे बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्जिन ऑफ डंपिंग देखेंगे इसमें से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मार्जिन ऑफ डंपिंग मतलब जैसे कि हमने देखा, इट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट? नॉर्मल वैल्यू एंड एक्सपोर्ट प्राइस। नॉर्मल वैल्यू एंड एक्सपोर्ट प्राइस। फॉर एग्जांपल यहाँ यूएस में नॉर्मल वैल्यू क्या है? नॉर्मल वैल्यू भाई वहां पे उस कंट्री में यहाँ पे 100 रुपए एक्सपोर्ट किया तब 60 में दे दिया, कुछ नहीं, यही है बेटा मार्जिन ऑफ डंपिंग। इंडिया में 60 में आ गया तो 40 रुपीज क्या होगी आपकी? मार्जिन ऑफ डंपिंग है, मार्जिन ऑफ डंपिंग है। अब इसमें बहुत सारे चीजें दी हुई है, देखते हैं। नॉर्मल वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट प्राइस, लेमन टर्म्स में आप ऐसा समझ लो, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू एक्सपोर्ट प्राइस डायरेक्टली एग्जाम में दिया हुआ है, आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। अब नॉर्मल वैल्यू, इफ लाइक गुड्स आर सोल्ड ऑर्डिनरी सोल्ड इन द कंट्री ऑफ एक्सपोर्टेशन, मतलब कि वहां पे सेम गुड्स बिक रहे हैं तो क्या होगा? नॉर्मल वैल्यू इन रिलेशन टू आर्टिकल मींस comparable price in the ordinary course of trade of the like article when sold in the exporting country or territory। तो वहां पे भी जो भी comparable price जितने में वो बिक रहा है। अब if no or low sale in domestic market of exporting country, वो वहां पे बिक ही नहीं रहा है, वो डायरेक्टली सारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो वहां पे ज्यादा बिक ही नहीं रहा है या बहुत कम बिक रहा है, तो उस केस में comparable representative price of the like article when exported from the exporting country to an appropriate third country। तो comparable price ले लेंगे कि भाई जब किसी थर्ड कंट्री में जा रहा है तो कितने में जा रहा है, और the cost of production of the said article in the, क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द सेड आर्टिकल इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन अलॉन्ग विद रीजनेबल एडिशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। और अगर वो भी पॉसिबल नहीं तो क्या ले लेंगे? या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग जनरल कॉस्ट वगैरह ले लेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल वैल्यू, अगर लाइक आर्टिकल आपका बिक रहा है तो आपने क्या लेना है? कंपेरेबल प्राइस लेना है। अगर लाइक आर्टिकल नहीं बिक रहा है तो आप क्या ले सकते हो कि थर्ड कंट्री में अगर जा रहा है फॉर एग्जाम्पल तो क्या प्राइस आ रहा है। अदरवाइज आप क्या ले सकते हो? यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी प्रॉफिट और सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह वो सब पकड़ के क्या प्राइस आएगा? वो प्राइस क्या हो जाएगा? हमारा नॉर्मल वैल्यू। अब इसको किससे कंपेयर करना है बेटा? एक्सपोर्ट प्राइस से कंपेयर करना है, तो आपकी क्या आ जाएगी? मार्जिन ऑफ डंपिंग आ जाएगी। सिंपल, एग्जाम में इतना डिटेल में पूछना नहीं चाहिए, आपको क्या याद रखना? नॉर्मल वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट प्राइस। अब एक्सपोर्ट प्राइस, अगर एक्सपोर्ट प्राइस इजीली अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, वही ले लो। एक्सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? इन रिलेशन टू एक आर्टिकल मींस द प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्सपोर्टेड फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग कंट्री और टेरिटरी, जितने भी प्राइस पे एक्सपोर्ट हुआ है वो एक्सपोर्ट प्राइस होगा। अगर एक्सपोर्ट प्राइस नहीं मिल पा रहा है, इफ इंपोर्टेड आर्टिकल्स आर रीसोल्ड टू एन इंडिपेंडेंट बायर, एक्सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा है बट जो इंपोर्ट किया आर्टिकल वो क्या कर रहे हैं? हम बेच रहे हैं किसको? इंडिपेंडेंट बायर को, यहाँ पे अनरिलेटेड बायर को बेच रहे हैं, तो फिर द एक्सपोर्ट प्राइस में बी कंस्टिट्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ प्राइस एट विच द इंपोर्टेड आर्टिकल्स आर फर्स्ट रीसोल्ड टू एन इंडिपेंडेंट बायर। तो जितने में फर्स्ट टाइम सेल कर रहे हैं वो प्राइस ले लेंगे, वो प्राइस ले लेंगे। क्या क्या करेंगे? एक्सपोर्ट प्राइस ही नहीं है तो फर्स्ट प्राइस ले लेंगे। इफ इंपोर्टेड आर्टिकल्स आर नॉट रीसोल्ड टू एन इंडिपेंडेंट बायर, बट अब यहाँ पे नहीं है तो फिर उस केस में गवर्नमेंट ने खुला छोड़ दिया, बोला भाई रीजनेबल बेसिस के बेसिस पे आप देख लो, ठीक है। तो नॉर्मल वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट प्राइस, एक्सपोर्ट प्राइस अवेलेबल है तो जो एक्सपोर्ट प्राइस है वो, अगर एक्सपोर्ट प्राइस नहीं है तो जो भी इंडिपेंडेंट बायर को बेचा वो प्राइस ले लो, अगर वो भी नहीं है तो फिर आप क्या ले लो भाई? यहाँ पे आप ले सकते हो यहाँ पे जो भी रीजनेबल बेसिस के बेसिस पे आप एक्सपोर्ट प्राइस निकाल लो, और डिफरेंस निकाल लेंगे हम नॉर्मल वैल्यू का और एक्सपोर्ट प्राइस का, तो बेटा क्या आ जाएगा? यहाँ मार्जिन ऑफ डंपिंग आ जाएगा। मार्जिन ऑफ डंपिंग यहाँ पे आ जाएगा जो कि आपने ले लेना है, ठीक है। अब मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन विच एवर इज लोअर आपको लेना है, विच एवर इज लोअर आपको लेना है। व्हाट डू यू मीन बाय इंजरी मार्जिन? इंजरी मार्जिन का मतलब हम देखेंगे बहुत कम केसेस में 1% चांस है आपको इंजरी मार्जिन के बारे में दिया जाए। इंजरी मार्जिन इज द margin adequate to remove the injury to domestic industry. It is the difference between what? Fair selling price, that is a non-injurious price due to domestic industry, and landed value, जितने में आपने लैंड किया और जो भी आपका क्या है फेयर सेलिंग प्राइस है। फेयर सेलिंग प्राइस मतलब होता है नॉन इंजरियस प्राइस। इट इज द लेवल ऑफ प्राइस विच द इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू हैव चार्ज अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इन द मार्केट, in the Indian market during the period defined. The price would have been enabled reasonable recovery of cost of production, profit after nullifying the adverse effect
of production which could have been adversely affected, in other words fair selling price of a product to the domestic industry। तो जो भी fair selling price रहता माइनस जो भी landed value, वो क्या होगी आपकी इंजरी की मार्जिन होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे फेयर सेलिंग प्राइस क्या हो गया बेटा, जितने में मैंने इसको बेचा माइनस लैंडेड वैल्यू, जितने में मुझे इसने बेचना चाहिए था। फॉर एग्जांपल मैं इसको 100 रुपीज में ही बेचता था, 100 रुपीज में यहाँ बेचता था, या 110 रुपीज में बेचता था। ठीक है, और लैंडेड वैल्यू मुझे क्या पड़ रही है, लैंडेड वैल्यू फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे पड़ रही है 80 रुपीज, तो कितना हो गया 110 माइनस 80 30 रुपीज। सो 40 रुपीज और 30 रुपीज, 40 रुपीज और 30 रुपीज यहाँ पे हमने देखना है विच एवर इज लो है, तो 30 रुपीज क्या हो जाएगा बेटा, हमारी एंटी डंपिंग ड्यूटी हो जाएगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी हो जाएगी। सिंपल याद रखना है, मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन विच एवर इज लोअर। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिन ऑफ डंपिंग, इट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्राइस माइनस एक्सपोर्ट प्राइस। व्हाट डू यू मीन बाय, यहाँ पे मैं लिखूंगी एक बार, margin of dumping means difference between normal price minus export price. And what do you mean by injury margin, injury margin is the difference between fair selling price minus landed value, जो भी है आपकी landed value जो भी है, which ever is lower, इसमें से जो भी दो लोअर है वो क्या हो जाएगी आपकी एंटी डंपिंग ड्यूटी हो जाएगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी हो जाएगी। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय लैंडेड वैल्यू, इट इज असेसेबल वैल्यू अंडर द कस्टम्स एक्ट एंड एप्लीकेबल बेसिक कस्टम ड्यूटी एक्सेप्ट सीवीडी एंड सैड एंड स्पेशल ड्यूटी। तो लैंडेड वैल्यू में आपने क्या करना है, जो भी असेसेबल वैल्यू है और जो भी एप्लीकेबल बेसिक कस्टम ड्यूटी बीसीडी है वो उसमें आ जाएगी, बट सीवीडी वगैरह है वो सब उसमें नहीं आएगा, वो सब उसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, वापस से देखेंगे, नॉर्मल प्राइस जो एक्सपोर्टिंग कंट्री में प्राइस है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज माइनस एक्सपोर्ट प्राइस, एक्सपोर्ट उन्होंने 60 में किया, तो इस केस में हमारी मार्जिन ऑफ डंपिंग कितनी आ गई बेटा, 40 आ गई। व्हाट डू यू मीन बाय फेयर सेलिंग प्राइस, इंडिया में जितने में बिक रहा है वो ले लिया मैंने 110 माइनस लैंडेड वैल्यू, फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ पे बीसीडी वीसीडी मिला के 80 रुपीज आती है, तो उस केस में मेरे इंजरी मार्जिन कितनी होगी बेटा, 30 रुपीज आ गई। विच एवर इज लोअर वो क्या हो जाएगी, मेरी एंटी डंपिंग ड्यूटी हो जाएगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेटा हमारा डिस्कशन हुआ एंटी डंपिंग ड्यूटी से रिलेटेड। क्लास में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, बट यहाँ पे अभी लास्ट मोमेंट रिविजन में हम इतना ही डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट ड्यूटी जो है हमारी आईजीएसटी 37 और 39। ठीक है, एसीडी 37 टू काउंटरवेल व्हाट, जो जीएसटी इंडिया में लगता है। यहाँ पे अगर मैंने इंपोर्टेड आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल मैंने इंपोर्ट किया, ठीक है, आर्टिकल मैंने इंपोर्ट किया, सेम यहाँ पे सिमिलर गुड्स जब इंडिया में है, इंडिया में सप्लाई हो रहा है, तो क्या लग रहा है बेटा, जीएसटी लग रहा है, जीएसटी लग रहा है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो आर्टिकल मैंने इंपोर्ट किया उस पर भी क्या लगेगा बेटा, यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, सो एनी आर्टिकल इंपोर्टेड इन इंडिया, यहाँ पे लाइबल रहेगा शैल इन एडिशन लाइबल टू आईजीएसटी। क्या रेट रहेंगे बेटा, जो सेक्शन 5 में दिए हुए, एंड इट विल नॉट एक्सीड व्हाट, इट विल नॉट एक्सीड बेटा 40%, जो भी रेट्स दिए हुए 5%, 12%, वहां पे 18%, 28%, कोई भी रेट हो सकते हैं। मैक्सिमम क्या रेट दिया हुआ है, 40% रहेगा ऑन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड आर्टिकल। वैल्यू क्या रहेंगे अब इसके लिए, वैल्यू डिटरमाइन करेंगे 38 से और 38A से, 38 से या 38A से। 38 नॉर्मल केसेस में है और 38 अगर आपने कुछ वेयर हाउस किए हैं तो उस केस में। अब 38 क्या बोलता है बेटा, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग व्हाट आईजीएसटी, यहाँ पे आईजीएसटी कैलकुलेट करेंगे अगर सबसेक्शन 7, ये सबसेक्शन 7 है, इसके लिए आईजीएसटी कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू क्या लेनी है, ऑन एनी इंपोर्टेड आर्टिकल वेयर सच टैक्सेस लेविएबल एट द परसेंटेज ऑफ इट्स वैल्यू, द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड आर्टिकल नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 14 बी एग्रीगेट ऑफ व्हाट। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, नॉट स्टैंड कर रहा है, सेक्शन 14 जो है, सेक्शन 14 अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जहां पे वैल्यू क्या है बेटा, ट्रांजैक्शन वैल्यू, टैरिफ वैल्यू, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे सेक्शन 14 के प्रोविजंस। तो यहाँ पे क्या बोलता है, वैल्यू क्या रहेगी, एग्रीगेट ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड आर्टिकल डिटरमाइंड एज पर 14(1) और टैरिफ वैल्यू एज पर 14(2). बेटा इंपोर्टेड आर्टिकल वैल्यू क्या रहती है, जनरली इट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन वैल्यू, हियर प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल 14(1) के हिसाब से। या बेटा टैरिफ, जिन जिन इंपोर्टेड गुड्स के केस में यहाँ पे सीबीआई से टैरिफ वैल्यू प्रिस्क्राइब करता है, उस केस में टैरिफ वैल्यू रहेगी, उस केस में टैरिफ वैल्यू रहेगी। तो जो भी अगर टैरिफ वैल्यू मेंशन है तो टैरिफ वैल्यू, यहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू मेंशन है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू में आईजीएसटी कैलकुलेट करने के लिए बेटा टैक्सेस भी इंक्लूड किए जाएंगे। जो भी टैक्सेस कहां पे लग रहे हैं, एनी ड्यूटी ऑफ कस्टम चार्जेबल ऑन दैट आर्टिकल अंडर सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, जैसे कि बीसीडी, तो वो क्या आएगी बेटा, उसमें ऐड करेंगे। उसमें वैल्यू में आप बीसीडी ऐड करोगे, सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऐड करोगे, फिर जो टोटल वैल्यू आती है उसमें क्या लगेगा बेटा, उस पे आईजीएसटी लगेगा, और भी अदर टैक्सेस ऐड होंगे। सो फर्स्ट ए क्लॉज में क्या लिखा हुआ है, यहाँ ए पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैल्यू क्या लेना है आपको, यहाँ पे जो भी प्राइस ट्रांजैक्शन वैल्यू लोगे या तो आप टैरिफ वैल्यू लोगे। आप ऐड क्या करोगे, जो भी ड्यूटी ऑफ कस्टम है ऑन एनी सम चार्जेबल,
any sum chargeable on that article under any law for the time being in force in addition to in the same manner as duty of custom। तो यहाँ पे और कोई भी sum chargeable है और कोई भी sum chargeable है as duty of custom वो भी इंक्लूड करेंगे, बट इसमें क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, 37 और 39 इंक्लूड नहीं करेंगे। व्हाट डू मीन बाय 37? IGST और कंपनसेशन सेस। ऑब्वियसली इसी के लिए तो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं आईजीएसटी के लिए, तो ये इंक्लूड नहीं करेंगे, ये इंक्लूड नहीं करेंगे। तो वैल्यू प्लस जो भी टैक्सेस है टोटल जो भी आएगा बेटा उसके ऊपर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। और ये हमने कहाँ पे पढ़ा था बेटा, आपको याद हो तो वैल्यूएशन के चैप्टर में हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए, उसमें हमने देखा है। ठीक है, तो जो भी हमारी असेसेबल वैल्यू आई उसमें हम क्या ऐड करेंगे, बीसीडी ऐड करोगे, सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऐड करोगे, और जो ड्यूटीज टैक्सेस ऐड करोगे उस पर क्या लगाओगे बेटा, उस पर जो वैल्यू आएगी दैट विल बी वैल्यू फॉर आईजीएसटी पर्पस। ठीक है, नाउ जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हम 37 में जो टैक्स लगता है क्या है, आईजीएसटी है बेटा, आईजीएसटी है। क्यों लगाते हैं ये, काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ जीएसटी पेबल ऑन सप्लाई ऑफ लाइक गुड्स इन इंडिया। जब लाइक गुड्स इंडिया में सप्लाई हो रहे हैं तो इंडिया में जीएसटी लग रहा है, तो उसको काउंटर बैलेंस के लिए आईजीएसटी लगता है। ठीक है, यहाँ पे सारे गुड्स पे लगेगा वो एज मेंशन एक्सेप्ट गुड्स मेंशन इन एसीडी 31। वैल्यू क्या, यहाँ पे टैक्स का रेट क्या रहेगा, 0, 5, 12, 18, 28 है, ये गलती से 23 आ गया। और एनी अदर रेट मैक्सिमम शुड नॉट, यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो सकता है, 40% हो सकता है। वैल्यू क्या ली जाएगी बेटा, यहाँ ट्रांजैक्शन वैल्यू ली जाएगी, या जिस केस में टैरिफ वैल्यू उस केस में टैरिफ वैल्यू ली जाएगी। सो असेसेबल वैल्यू, उसमें बीसीडी ऐड किया, सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऐड किया, बाकी भी अदर टैक्सेस ऐड किए, और जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू पे बेटा क्या लगेगा, इस वैल्यू पे मैम लगेगा क्या, जीएसटी लगेगा। इस वैल्यू, दिस इज द वैल्यू फॉर जीएसटी, इस पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स देखोगे और भी क्लियर हो जाएगा, प्रॉब्लम हमने देखा हुआ है। अगर आपने अभी एक बार वैल्यूएशन के चैप्टर में वैसे भी आपने एक बार प्रॉब्लम सॉल्व करके देखना है, मैक्सिमम 99% उसका एक प्रॉब्लम आना ही आना है एग्जाम में। ठीक है, सो नाउ एसीडी यहाँ पे, अब एसीडी ऑन व्हाट, वेयरहाउस सेल बिफोर क्लियरेंस। यहाँ पे अब अगर मैंने क्या किया, मैंने गुड्स डिपॉजिट किए वेयरहाउस में, गुड्स डिपॉजिट किए वेयरहाउस में रखे थे गुड्स, उसी टाइम मैंने गुड्स आपको सेल कर दिए, आपने और आगे सेल कर दिए, उस केस में क्या वैल्यू ली जाएगी यहाँ पे आईजीएसटी लगाने के लिए। तो देखेंगे, where the goods are deposited in a warehouse are sold to any person before clearance for home consumption or export, the value of such goods under subsection 7 shall be what, क्या वैल्यू ली जाएगी। अगर मैंने पूरे के पूरे गुड्स बेच दी, मैंने गुड्स इंपोर्ट जरूर की थी वेयरहाउस में, उसी टाइम मैंने आपको बेच दिया, उसी टाइम मैंने बेच दिया, पूरे के पूरे गुड्स बेच दिए, तो where the whole of the goods are sold, वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सबसेक्शन 8 और ट्रांजैक्शन वैल्यू व्हिचएवर इज हायर। हमने अभी देखा यहाँ पे वैल्यू अंडर सबसेक्शन 8 कैसे निकालना है, ये सबसेक्शन 8 था बेटा, 38 है ये, इसमें हमने देखा वैल्यू प्लस टैक्सेस वैक्सेस निकाल रहे हैं, तो या तो वैसे निकाल लो और ट्रांजैक्शन वैल्यू, या मैंने एक्चुअली फॉर एग्जांपल वहां से ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद, बेटा यहाँ पे जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू आ गई 1 लाख रुपीज, बट मैंने आपको कुछ 1,50,000 में बेचे, तो ट्रांजैक्शन यहाँ पे वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सबसेक्शन 8 कितनी हो गई, 1 लाख हो गई। ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सच गुड्स कितनी है, 1,50,000, विच एवर इज आया 1,50,000 क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे वैल्यू ली जाएगी जिसपे आईजीएसटी लगेगा। अब पूरे गुड्स नहीं बेचे मैंने, 100 क्वांटिटी बुलाई थी, आपको मैंने 50 की क्वांटिटी बेची, तो बेटा प्रोपोर्शनल, वेयर एनी पार्ट ऑफ द गुड्स इज सोल्ड प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ सच गुड्स एज डिटरमाइंड अंडर सबसेक्शन 8 और ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सच गुड्स whichever is higher, provided that where the whole of the warehouse goods or any part thereof are sold more than once before such clearance for home consumption or export, the transaction value of such last transaction shall be transaction value for the purpose of। अब मैंने आपको बेची, आपने थर्ड पर्सन को बेची, उसने किसी और को बेची, तो जो लास्ट वैल्यू रहेगी बेटा वो ली जाएगी। ठीक है, लास्ट सच ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू ली जाएगी वो ली जाएगी यहाँ पे टैक्स लगाने के लिए वैल्यू। प्रोवाइडेड फर्दर इन केस ऑफ वेयरहाउस गुड्स जो कि सेल नहीं हुए, अनसोल्ड है, the value or proportional value as the case may be of such goods shall be determined in accordance with provisions of subsection 8। जो subsection 8 पढ़ा था उसके हिसाब से अनसोल्ड के केस में क्या करेंगे, वैसे ही ले लेंगे। For the purpose of this subsection, the transaction value in relation to warehouse goods mean the amount paid or payable as consideration for the sale of such goods। ठीक है, तो ये 37 हुआ, 38A हमने देखा, 37 क्या बताता है कि भाई आईजीएसटी लगेगा, 38 क्या बताता है कि वैल्यू क्या लेना है, और 38A बताता है कि भाई वेयरहाउस के केस में क्या वैल्यू लेना है, गुड्स वेयरहाउस जो है आपने बेच दिए तो क्या वैल्यू लेना है। अब 39 किसकी लेवी करता है, जीएसटी कंपनसेशन सेस की लेवी करता है। तो बेटा जैसे कि आपको पता है जीएसटी कंपनसेशन सेस किस में लगेंगे, लग्जरी और सन गुड्स पे लगते हैं, जैसे कि टोबैको वगैरह हुआ, पान मसाला हुआ, उन सब पे। तो अगर वही आप आर्टिकल इंपोर्ट करोगे तो उस पे भी क्या लगेगा, जीएसटी कंपनसेशन सेस लगेगा। सो एनी आर्टिकल विच इज इंपोर्टेड इनटू इंडिया शैल इन एडिशन बी लायबल टू व्हाट,
GST compensation cess at such rate as leviable in section 8 of what? GST compensation cess act on like article on its supply on the value determined under subsection 10 और 10A as the case में भी। तो वैल्यू क्या, जैसे 10 और 10A में है उसके हिसाब से ली जाएगी। 10 में क्या वैल्यू ली हुई है? 10 में सेम बेटा वही है जैसा कि हमने देखा था अभी 3 यहाँ पे 3(8) में देखा था, सिमिलर सेक्शन 10 है। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग जीएसटी कंपनसेशन सेस अंडर सबसेक्शन 9 any imported article where such cess is leviable as a percentage of its value, then the aggregate of value of imported article under 14(1) और tariff value जो भी है और उसमें duty of custom और any other sum chargeable आ जाएगा, but does not include 3(7) and 3(9) and similar provision is for 10A। खाली डिफरेंस है, ये जीएसटी कंपनसेशन सेस के लिए है और वो किसके लिए था बेटा? वो आईजीएसटी के लिए था। तो बेटा आईजीएसटी जो वैल्यू हम आईजीएसटी के लिए निकालते हैं जिसपे आईजीएसटी लेवी होता है वही वैल्यू जीएसटी कंपनसेशन सेस के लिए भी रेलेवेंट होती है, खाली यहाँ पे सेक्शंस का फर्क है, बाकी लेवी बिल्कुल सेम वही है। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये हमारा डिस्कशन होता है आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस से रिलेटेड। एंड लास्ट ईयर इज बेटा सोशल वेलफेयर सरचार्ज। सोशल वेलफेयर सरचार्ज व्हाट इज द रेट? 10%. सोशल वेलफेयर सरचार्ज इज एट द रेट ऑफ 10% इन ल्यू ऑफ एजुकेशन सेस फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग एजुकेशन हेल्थ एंड सिक्योरिटी। बेटा एग्जाम में नहीं भी दिया है तो अपने आप आपको 10% लगा देना है, अपने आप आपको 10% लगा देना है। SWS इज लेविएबल ऑन एग्रीगेट ऑफ ड्यूटी एंड सेस लेविएबल ऑन सच गुड्स अंडर सेक्शन 12 पे जो भी ड्यूटी लग रही है उसका बेटा क्या रहेगा? उसका 10% लग जाएगा यहाँ पे। एंड एनी सम चार्जेबल ऑन एनी आर्टिकल फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन एडिशन टू इट एंड इन द सेम मैनर एज द ड्यूटी ऑफ कस्टम। हाउएवर फॉलोइंग ड्यूटी शैल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग दिस सेस: सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज इटसेल्फ ऑन इंपोर्टेड गुड्स। तो बेटा ये सारी ड्यूटीज को क्या करना है? यहाँ पे आपको एक्सक्लूड करना है, आपको एक्सक्लूड करना है। मतलब कि क्या बचा भाई यहाँ पे? बेसिक कस्टम ड्यूटी और प्रोटेक्टिव ड्यूटी, ये दो पे ही लगता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज। The SWS on imported goods are in addition to any other duty of custom or cess chargeable on such goods under the Customs Act. Social welfare surcharge leviable on IGST and GST compensation cess has been exempted. तो बेटा सोशल वेलफेयर सरचार्ज एग्जाम में नहीं लिखा है तो भी आपको 10% चार्ज करना है। जनरली एग्जाम में बीसीडी आएगी, आपको वैल्यूएशन के क्वेश्चन में इसका पार्ट रहेगा तो आपने चार्ज कर देना है 10% इसको। ठीक है, तो 10% ऑफ बीसीडी, कहीं प्रोटेक्टिव ड्यूटी अगर किसी क्वेश्चन में बाई चांस दी हुई है तो उस पर भी आपको चार्ज कर देना है, और शॉर्ट नोट आए तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, बट ये इन चीजों पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक कंसेप्ट था सोशल वेलफेयर सरचार्ज का, जनरली प्रैक्टिकल यूज ही आएगा आपको इसका। एंड हियर वी कंप्लीट टाइप्स ऑफ ड्यूटी बेटा चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, बट टाइप्स ऑफ ड्यूटी का डिस्कशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर एंड बट वन मोर थिंग फॉर द स्टूडेंट्स who are appearing in the next attempt, yes बेटा आपके लिए अपडेटेड क्लासेस अवेलेबल है, आप वेबसाइट पे डिटेल्स चेक कर सकते हैं या जो नंबर दिया हुआ है सामने, बुक के नंबर सामने दिया हुआ है, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी, और एक वीडियो भी अपलोडेड है अबाउट द कोर्स, आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर फॉर दिस चैप्टर बेटा। थैंक यू फॉर नाउ।